बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी आपकी खिदमत में ईद के तीसरे रोज़ बराह रास्त हाजिर हैं। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सब ने जिस अंदाज से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में पजीराई की हौसला दिया, और सबके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। और प्रोग्राम 11 तार में भी मैं एयरवाइड न्यूज़ मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, और इसलिए 11 तार में वक्तन फ़वक्तन हाज़िरी और अदम हाज़िरी किसी कैफियत रही माह रमज़ान के दौरान। तो 11 तार में काफ़ी दिनों बाद आज आपकी खिदमत बराह रास्त हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हमने इसीलिए सोचा कि बराह रास्त एक नशिस्त होनी चाहिए कि बहुत दिनों से आपसे बात भी नहीं हुई, और यूँ ईद के दिन ज़रा आप लोगों से एक राब्ता भी कायम हो जाए। बात आज करनी है हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में। ज़रा एक फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कई हवालों से ज़ेरे बहस रहे हैं। उनसे ज़रा हम बात करेंगे और ईद के हवाले से ही बात करेंगे, लाइटर साइड बात करेंगे, चूँकि ज़ाहिर है अभी ईद का मौका है। हमारे साथ सिंध के गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद होंगे, ताकि हम ज़रा ये जान सकें कि ज़ाहिर हम कैसे भूल सकते हैं ईद की खुशियाँ अपनी जगह, लेकिन हम सब ने सादगी से ईद मनाई और ऐसा ही करना चाहिए था। पाकिस्तान में कराची में जो प्लेन क्रैश हुआ है, मुतासरीन बहुत परेशान हैं कि जनाब DNA टेस्ट कब तक हो जाएंगे, कब तक लवाकिन की मैयतों का पता चलेगा। बहुत हार्श है ये, ईद के दिन हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमें करनी चाहिए क्योंकि रियलिटी है। उनसे बात करेंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप हमें कॉल्स कीजिए, हम आपसे बात करने का शरफ हासिल करेंगे, ताकि इस बहाने ईद के रोज़ आपसे बात भी हो सके। और बात ये कि देखिए, रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म, लॉकडाउन भी ख़त्म, कई एतबार से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना जारी है। अब हमने एक ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजारनी है कि जब कोरोना भी है और लॉकडाउन नहीं है, यानी कि दफ्तरों में जाना है, काम पर जाना है, घर से बाहर भी निकलना है जब जब ज़रूरी हो, वरना तो ना ही निकलना बेहतर है। तो इस आलम में अब हमने ज़िंदगी गुजारनी है। एक आलम था कि जब लॉकडाउन था और कोरोना था, फिर एक बीच की कैफियत आई, अब ये कि लॉकडाउन नहीं है और कोरोना है, तो कैसे लाइफ गुजारनी है। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद होगा, आप कॉल्स कीजिए, डॉक्टर साहिबान से सवालात पूछिए। ये है आज का हमारा मंजरनामा इंशाल्लाह। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब कोरोना के हवाले से दुनिया भर में अभी मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3.5 लाख अफराद हैं जो कि कोरोना की वजह से जाँ बहक हो गए। 3.5 लाख अफराद, दुनिया भर में 5.5 मिलियन अफराद हैं, 55 लाख से ज़्यादा अफराद हैं कि जो कोरोना से मुतासिर हैं। सिर्फ अमेरिका में अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब अमेरिका में कोरोना के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की ऑफिशियल तादाद 100,000 से ज़्यादा हो गई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिका में 1 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। ये है इस वक्त दुनिया का मंजरनामा। पाकिस्तान की फिगर्स भी आपके सामने है, तकरीबन 1200 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 60,000 अफराद मुतासिर हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स हैं, 1200 से कुछ कम, लेकिन मैं राउंड ऑफ करके एक नंबर बता रहा हूँ। ये है सारी सूरत हाल। क्या हमारे साथ गवर्नर साहब हैं जी, मौजूद है इस वक्त लाइन पे? तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से आगाज़ करते हैं। फवाद भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। और आप कहते हैं इमरान इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप फवाद को भी साथ साथ ले सकते हैं, हम दोनों गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? खैरियत से आप? ठीक ठाक है। इमरान साहब, पहले तो आप इधर समझाएं फवाद साहब को, क्या है इनसे कहें, इतना अच्छा एक ज़बरदस्त काम किया है, कौम ने एक जगह ईद मनाई है, तो कोई ऐसा भी सिलसिला करें कि मुफ्ती साहब के साथ भी ज़रा सुलह वला हो जाए, ताकि अगले दफ़ा सब साथ एक ही टेबल पे नजर आएंगे। ज़रा फवाद भाई ज़रा गुजारिश करें आप। फवाद चौधरी ने काम तो बड़ा जबरदस्त किया। अनडाउटेडली जो कैलेंडर और जो हेल्प इन्होंने की है हमारे उलमा कराम की मून साइटिंग में, वो डेफिनेटली एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। और बहुत अच्छा काम फवाद, इसके अलावा भी अपनी मिनिस्ट्री में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें सस्ते वेंटिलेटर्स बनाने की इन्होंने जो काम किया है वो एक काबिल सताइश है। फिर मास्क पाकिस्तान जहाँ इम्पोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया। सो इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और इंशाल्लाह ये जो इनकी मोहब्बत है उलमा कराम से, वो भी इंशाल्लाह मजीद बढ़ जाएगी। फवाद साहब, ऐसे देखें, ये हो सकता है ना, ये भी डुएबल है ना। आपने इनिशिएटिव लिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को आपने रेलेवेंट बना दिया है, तो अगर कोई ऐसी सूरत तो हो सकती है ना, ज़ाहिर है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो या जो बाकी ये तबका है, ये भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, कुछ ऐसा हो जाए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अगली ईद आने में, अगली रमज़ान ईद आने में तो 1 साल पड़ा है, कि आप लोग बातचीत करें और अगली दफ़ा आप सब एक ही टेबल पर हो, ऐसा हो सकता है ना इंशाल्लाह? वैसी नामुमकिन बात तो नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब साथ हैं, तो आज हुआ था एक्चुअली जब गवर्नर साहब कोरोना हो गया तो बहुत आज रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है
मुकाबला किया और जिस तरीके से फवाद भाई, ये आज ये टीम हमारी सजेस्ट करिए अगर आप दूसरा फोन भी ले लें तो आपकी आवाज ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है, जरा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे हम। आप देखिए अगर कर सके तो। मैं तब तक गवर्नर साहब से सवाल पूछ के दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, तो ज्यादा बेहतर आपको सुन सकेंगे अगर मुमकिन हो सके तो। और इमरान इस्माइल साहब, अब ये बताइएगा, जाहिर है ये तैयारा हादसा, इस पे हर दिल मगमूम है, मतलब हमारी तो जाहिर है ईद का सारा मजा ही, मतलब ईद मुबारक भी कहने को दिल नहीं चाह रहा था, हम रस्मन ही कह रहे थे, चूंकि हम कैसे ईद मुबारक कहें कि जब हमारे अपने शहर अपने मुल्क में लोग बेचारे इतनी ज़्यादा अजियत में मुब्तला हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके लवाकिन कह रहे हैं कि भाई DNA, यानी देखें ना कितना अजियतनाक मुतालबा है कि वो कह रहे हैं बस हमें जल्दी जल्दी हमारे चाहने वालों की मैयतें दे दें ताकि बस हम दफना दें सारा, उसके लिए DNA का सारा अमल है। आई अंडरस्टैंड कि बड़ा टाइम टेकिंग अमल है ये। मैंने BBC में ही ये पढ़ा कि जनाब ये तो तकरीबन 1 महीना भी ले लेता है। तो अब आप बताइए कि क्या इन मुतासरीन को आप क्या कहेंगे, लवाकिन को कितना इनको इंतजार करना होगा अपनी चाहने वालों की मैयतों के लिए? बहुत शुक्रिया वसीम। मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, उन तमाम से तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्टली मैं लवाकिन के साथ राब्ते में हूँ जिन्हें इस वक्त दिक्कत का सामना हो रहा है अपने प्यारों की मैयतें उनके हवालगी के उस हवाले से। लेकिन उसमें इशू ये है कि कई ऐसी हैं मैयतें जिनको 2-2, 3-3 लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हमारे प्यारों की मैयत है। अब इस तरह से बगैर तस्दीक किए किसी के हवाले नहीं किया जा सकता, उसके लिए DNA की जरूरत है। जहाँ DNA का मामला आता है वहाँ पे हम बेबस हो जाते हैं, हमारे हाथ में वो मामलात रहते नहीं। वो DNA जो मुझे इत्तलात हैं वो तकरीबन 10 से 15 दिन उसमें DNA में लग सकते हैं, DNA टेस्टिंग के रिजल्ट आने में। और इंटरनेशनली भी, जैसे आपने अभी खुद BBC का हवाला दिया, इंटरनेशनली भी ये बात प्रूवन है कि इसमें टाइम लगता है। जब आप मास DNA कलेक्ट करके और उसकी आप जाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए तो उसमें टाइम लगता है। एक इंतहाई दिलखराश वाकया, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, बहुत ही ऐसे मौके पर जब लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने आ रहे थे। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये मैं लोगों से कहता हूँ, खासतौर से हमारी जो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई है जो खुद साख्ता एक्सपर्ट्स हैं और वो लोगों को अजीब अजीब स्टोरीज उसमें बता रहे हैं। सारा दिन लोगों हमसे कंफर्मेशन के लिए हमारे पास भेजते रहते हैं कि जी क्या ये बात ठीक है, क्या वो बात ठीक है। कोई कहता है पायलट का कसूर था, कोई कहता है जहाज का कसूर था, कोई कहता है इंजन का ये कसूर था, लैंडिंग गियर का था। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अब तक ऑफिशियली कोई हतमी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसके ऊपर हम किसी को ठहरा सकें कसूरवार या हम बता सकें कि क्या हुआ था। जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट ना आए तब तक हम अपने अपने एक्सपर्टीज और अपने ख्यालात अपने पास रखें, क्योंकि इससे सिर्फ जो जिनके लवाकिन हैं, उनके जिनके घरों में मैयतें हुई हैं, उन्हें दुख और अफसोस होता है, वो सिर्फ कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, मैं इससे कंप्लीटली एग्री करते हुए बात को एंडोर्स करते हुए कहूंगा कि इमरान मतलब ये हम इत्मीनान रखें ना कि क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े प्लेन क्रैशेस हुए हैं और उनकी रिपोर्ट्स कितनी रस्मी थी आपको भी मालूम है। जुनैद जमशेद साहब वाले मामले को मैंने चूंकि ज़ाती तौर पे फॉलो किया था, जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो बस हमें पता होता है कि किस तरह की या तो रिपोर्ट्स आती नहीं है या फिर कितनी होम्योपैथिक रिपोर्ट्स आती हैं। तो आपकी गवर्नमेंट ने अच्छी एग्जाम्पल सेट की है, चीनी कमीशन रिपोर्ट, आटा कमीशन रिपोर्ट। आप ये यकीन दहानी कराते ना कि अब ये अफसोसनाक सानिया इस दौर में हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट आएगी ये माजी की रिपोर्ट की तरह एक होम्योपैथिक रिपोर्ट नहीं, कि इसमें पता चलेगा कि भाई ये मसला था, ये जिम्मेदार था और ये किया है। ये ऐसा होगा ना इस दफा? वसीम, मेरा तो ख्याल है कि ये सवाल आपका बनता ही नहीं है, इसलिए कि आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से रिपोर्टें पब्लिक कर रहे हैं खान साहब, जो पहले कभी सिर्फ मैंने उन रिपोर्ट्स का हवाला देकर पूछा है, इसीलिए। जी। और ये आप यकीन कर लें कि खान साहब इस रिपोर्ट को भी पब्लिक करेंगे ना, और ये कोई होम्योपैथिक और ऐसा नुस्खा नहीं होगा जो सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए हो, बल्कि हकीकत पर मबनी जो भी चीज होगी उसको सामने लाएंगे। और जो इसके अंदर मुलविस अगर कोई लोग हुए तो उनको करार वाकई सजा मिलेगी। दे विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, अ फ्यू हेड्स विल रोल अगर कोई इसके अंदर मुलविस पाया गया। ठीक है। अब मैं फवाद साहब को मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आ रही है। अब आप हमें भी आपकी बात बिल्कुल ठीक आ रही है। तो आप बताइए, जो मुझसे पहले बात कर रहे थे, गवर्नर साहब भी साथ हैं, कि ऐसा हो सकता है ना कि सारा एक कंसेंसस के साथ ही हो जाए अगली दफा मामला इंशाल्लाह? एक तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि आगाज जो है वो बड़ा दबाव में हुआ था, जब गवर्नर साहब को पता चला कि उन्हें कोरोना हुआ है, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कम अज कम ईद के ऊपर हम ना छोटी छोटी खुशियां ही इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि 2020 वैसे ही बड़ा भारी किस्म का जो है वो साल आया है। ऐसा ही है। तो जहाँ पे ये एक अच्छी खुशी मिली कि गवर्नर साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, नाउ इज एक्टिव एज ही वाज ऑलवेज। और इसके साथ एक तवील अरसे के बाद जाहिर है कि
1974 के बाद शायद हमारी तो पैदाइश में ही हमें तो पता नहीं है कि कभी कोई एक ईद हुई हो, लेकिन इस बार कम से कम एक ईद हुई पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में, जो खुद इटसेल्फ जो थी वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तीसरा जो आपने सवाल पूछा करना कि हमारी बातचीत, देखिए बातचीत वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने तो पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप आए, हमसे सिर्फ समझ लें कि हम कह क्या रहे हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि साइंस से, तहकीक से ये मामला बड़ी आसानी से हल हो सकता है। सिर्फ एक दलील जो है तो मैं कतई तौर के ऊपर मानने को तैयार नहीं हूँ कि साइंस का, इल्म का, तहकीक का, दलील का, मंतक का हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। इसके अलावा सारी बातें मान सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो मजहब है वो तो शुरू ही इकरा से हो रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे दीन जाना पड़े। फिर आप देखें कि उन्होंने कहा कि जिनके पास जजिया देने के पैसे नहीं है, जो कैदी जो रिहा होने चाहते थे, उन्होंने कहा आप 10 बच्चे पढ़ा दें और आप जो है वो रिहा हो जाए। जो मजहब तालीम के ऊपर, इल्म के ऊपर, तहकीक के ऊपर इतना जोर देता हो, उसको हम कहें कि नहीं, जब वो इल्म और तहकीक की बात हमारे काम में या मजहब में मुदाखलत है, ये मैं आर्गुमेंट नहीं मानूंगा। इसके अलावा जो मर्जी कहें, ये जो आपका नुक्ता है इख्तिलाफ है, ये आप लोग बैठ के अभी बहुत टाइम में तय कर सकते हैं ना, ताकि हम अगली ईद पे जरा साथ एक टेबल पे देखें आप लोगों को, ये मुमकिन है या नहीं? ये जो आपने जो पॉइंट दिया देखें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो। देखें, और पहली बात, एक और बात आप जरूर रखिएगा ध्यान में, ये तो मैं अनाउंस नहीं किया मैंने, ईद तो हमने पिछले साल कैलेंडर जारी किया होता, ये तो हमने पिछले साल तो तारीख दी हुई है कि इस साल 24 तारीख को जो है ईद होगी। इसी तरह से हमने पिछले साल का कैलेंडर दिया हुआ है कि अगले साल, अब अगले साल की अगर आप ईद देखना चाहें तो moonsighting.com के ऊपर जाए और आप अगले साल की तारीख देख दें, वो हमने तो फवाद साहब थोड़ा सा ये तजाद नहीं लगता कि अगर आपकी ये राय है और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मिनिस्टर की हैसियत से राय दे रहे हैं, ना कि इनफरादी शख्स की हैसियत से, तो फिर अगर गवर्नमेंट समझती है कि अब ये इदारा रुयत का इररेलेवेंट हो गया है तो इसको तहलील करते हैं। फिर ये दो बॉडीज चल रही हैं, उसमें भी आपके एक मिनिस्टर बैठते हैं, मजहबी उमूर वाले, साइंस टेक्नोलॉजी अपनी राय देती है, तो फिर पहले तो आप ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फ्रीडम है और पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इज कि गवर्नमेंट इन्फोर्स नहीं कर सकती किसी के ऊपर कि आपने फलाने ही दिन ये ईद मनानी है या फलाने ही दिन ये जो है वो आपने ये काम करना है। ये हर शख्स की अपनी मर्जी, मंतक, दलील के मुताबिक जो है वो है। लिहाजा चाहे रोयत हलाल हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई और हो, इनकी हैसियत एडवाइजरी की है। हमने पूरी एडवाइजरी बनाई, हमने उसके बाद कैलेंडर पूरा किया, उसके बाद हमने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा। हमने कहा देखिए जी ये हमने पूरा ये बना दिया है, ये इसके मामलात हैं। अब यहाँ पर जो आरा है, अमाम हम्बल कहते हैं कि नहीं ये साइंस का मामला है, साइंस तय करेगी। अमाम शाफी कहते हैं कि नहीं खाली आंख से नजर आना चाहिए। इसी तरह से डॉक्टर तारुल कादरी है, जावेद गामदी साहब है, वो कहते हैं कि नहीं ये साइंस का मामला है। हमने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को कहा कि ये आपने देखना है, ये आपका मसला है कि अगर खाली आंख से देखना है तो मेरी नजर में फिर आप ऐनक भी नहीं लगा सकते। और रोयत हलाल तो फ्रैंकली फिर नौजवान लोगों के ऊपर होनी चाहिए, जो जाए छतों के ऊपर चढ़े देखें। अब बुजुर्गों के ऊपर तो फिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो जो ऐनक लगाएगा वो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हराम है तो फिर ये तो बिल्कुल ही दलील अजीबोगरीब है कि पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हराम है। तो या तो आप माने कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है या आप कहेंगे नहीं की जा सकती। उसके बाद हमें काबीना में लेके गए, काबीना में इसी तरह आप भी बताया ना कि या तो पाकिस्तान की आवाम को रोयत हलाल कमेटी के फैसले पर एतबार करना है या नहीं करना। ऐसा लगता है फवाद चौधरी की राय है कि ना करो, नूरुल काजी साहब की राय है कि करो, तो क्या करना है? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये तो 1974 से एतबार तो नहीं हुआ ना, वरना एक ईद हो जाती। ये तो आपकी राय में अब इस इदारे को तहलील हो जाना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम वैसे तो देखिए ना, तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो कोई हमसे कम मुसलमान तो नहीं है। वो फ्रैंकली वो तो कैलेंडर के ऊपर चलते हैं, उनका कोई इस तरह का जो है वो सिलसिला नहीं है। अब सवाल ये है कि ये रखना है नहीं रखना, दिस इज नॉट माई प्रेरोगेटिव टू से दैट। ये तो रखना है, काबीना ने फैसला करना है। काबीना ने रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजा था कि आप एक कंसेंसस क्रिएट करें। वो इस साल से अनफॉर्चुनेटली थोड़ा उस तरीके से हमने 2-3 बार बुलाया, पोपल जही साहब को भी और अपना मुनीवर रहमान साहब को भी, कि आप तशरीफ लाएं, हमारा देखें, वो नहीं आए। और लेकिन इस दलील को मैं बिल्कुल जाहिर है कि नहीं तस्लीम करूंगा कि आप जी जी गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तमाम उलमा इकराम का, चाहे वो किसी फिक्र से ताल्लुक रखते हो,
हमें उनका बेहद एहतराम है। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान में उलमा कराम का एक बहुत बड़ा रोल है अपनी कौम को गाइड करने का। ठीक है। फवाद चौधरी जो काम कर रहे हैं वो एक उलमा कराम को या इस सूरत हिलाल कमेटी को असिस्टेंस देने का काम कर रहे हैं। वो उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो बकरीद होगी और इसके बाद जो हम चांद देखेंगे तो सूरत हिलाल कमेटी, हमारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फवाद चौधरी और दीगर उलमा इंशाल्लाह एक पेज पर होंगे और हाँ, साथ ये बैठ के आपको जो आप बार बार सवाल करें एक टेबल पर आपको बैठे भी नजर आएंगे और एक दूसरे का इज्जत और एहतराम का रिश्ता जो है उसे भी बरकरार इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो अब भी मैं चाहता हूँ जाते आते जरा ईद का मौका है तो ये हम आम तौर पे हमें इन प्रोग्राम में इस तरह का मौका नहीं मिलता, तो जरा आज गवर्नर साहब आप भी मौजूद हैं और मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, तो अगर इसको इस तरह हम करें ईद के मौके पर फवाद चौधरी साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप मुफ्ती मुनीब साहब को अगर ईद विश करना चाहेंगे तो किन अल्फाज में, या कोई पैगाम देना चाहें तो क्या कहेंगे? ये सवाल पहले आपसे फिर गवर्नर साहब से। जी फवाद साहब। हमने तो पहले भी जो है, मैंने तो परसों भी कहा है कि हमारे तो बुजुर्ग हैं, हमारा बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है और फ्रैंकली जब हमारी कभी मुलाकात भी हुई है तो बड़े ही इज्जत और एहतराम से ही हुई है और बहुत मेरा उनके लिए एहतराम है और उनका जो काम है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे तो इनकार मुमकिन नहीं है। फिरदौस आवान साहब को फवाद चौधरी का पैगाम ईद के मौके पे या कोई बात करना है? ईद मुबारक। और उनका जो काम था उन्होंने अपना वो कर लिया है, उसमें उनको ईद मुबारक। और वो हमारी तरफ से बहुत ईद के तो सबसे ईद मुबारक ही होता है। ये बड़ा मानी खेज आपने अंदाज में ईद मुबारक कहा नहीं, चले ठीक है। मैं अच्छा एक लफ्ज ये मुफ्ती पोपल दही साहब के लिए फवाद साहब। पोपल दही साहब भी हम अपना जो है वो हमारे काबिल एहतराम है और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सिर्फ मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरे नजदीक पाकिस्तान की सरहद सबसे मुकद्दस है। ये पाकिस्तान के अंदर मैं पाकिस्तान के असूलों और उस पर चलूंगा, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मैं सऊदी अरब को फॉलो करूँ या ईरान को फॉलो करूँ या फलाने मुल्क को फॉलो करूँ। मैं तो अपने मुल्क की, मेरे लिए मेरी जो सरहदें हैं वो सबसे मुकद्दस है। इमरान इस्माइल साहब, इन लोगों के लिए एक लफ्ज अगर मैं आपसे कहूँ, जहांगीर तरीन साहब। मैं उधर आता हूँ। मैं थोड़ा सा एक आपको ये चीज बता दूं कि कल वजीर आजम से जो मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने एक चीज तो बड़ी क्लियरली कही कि एक तो जितने लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे की वजह से, चाहे वो उसमें घरों में थे या वो गलियों में खड़े हुए थे जहां जहाज गिरा है, तो वहाँ उन सारे लोगों का इलाज हुकूमत पाकिस्तान कराएगी, चाहे उस पर जितना खर्चा है वो हुकूमत पाकिस्तान देगी। 3 बच्चियों की रिपोर्ट आ रही थी जो डोमेस्टिक वर्कर्स थी, जो घरों पे काम करती थी और वो सिविल हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में हैं, और वो रिपोर्ट ये आ रही थी कि उन्हें कोई इस वक्त फुरसान हाल नहीं है, उन्हें कोई देख नहीं रहा। तो आज मैं वजीर आजम की हिदायत पे वहाँ गया था। उन बच्चियों को तीनों को हमने 5-5 लाख रुपए फी कस के हिसाब से उन बच्चियों की इमदाद की है ताकि वो उनके घरों में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना खड़ा हो जाए। और इसके बाद उनका जो इलाज है, जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होगी, वो भी सारी हुकूमत पाकिस्तान देगी। और प्लीज ये भी देखिएगा इसमें इमरान इस्माइल साहब, ये भी देखिएगा कि चूंकि अगेन जुनेद भाई वाले तैयारे वाले हादसे में मैंने फॉलो किया और एयरब्लू में भी, तो जो इंश्योरेंस की जो रकम जो मुतासरीन का हक बनती है वो उनको मिली, लेकिन इस अंदाज से मिली कि मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि किसी का बाप इस हादसे में चला गया है, वो कराची प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा कर रहा है या कोई एहतजाजी मुजाहरा कर रहा है, ये ना करना पड़े, इनको मिल जाए, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मिल जाए इनको। जो इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। फिलहाल 10-10 लाख रुपए फीकस के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज कर दिए हैं, जो लोगों को मिलना शुरू हो गए। इनकी लिस्ट मेरे पास आ गई, जिनको मिल गए हैं, बाकियों को कल और परसों के अंदर ये सबको मिल जाएंगे। 50 लाख रुपए की रकम जो है, जो इंश्योरेंस की रकम होती है, वो उन्हें बगैर किसी तकदो के इंशाल्लाह फौरी तौर से इंश्योरेंस प्रोसेस के साथ ही उनको वो मिल जाएगी रकम। जिन लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों की गाड़ियां इमलाक को नुकसान पहुंचा है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत पे अंडरटेक कर रही है। और हर एक को जिसके घर टूटे हैं या गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है या बाइक्स को नुकसान पहुंचा है, उनका पूरा तखमीना लगा के उन्हें इंशाल्लाह पेमेंट की जाएगी। बट टुवर्ड्स द एंड मैंने कहा क्या जहांगीर तरीन साहब के लिए एक लफ्ज, वो पिछली तक जहांगीर तरीन साहब को ईद मुबारक एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आपके जो साबिक पेश रो हैं, यानी जो इस ओहदे पे थे, मोहम्मद जुबैर साहब, उनको भी ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक उनको।
अच्छा ठीक है, चले ईद का मौका है तो ज़्यादा किसी को मुश्किल भी नहीं डालता, लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और गवर्नर से जनाब इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू। और अल्लाह करे कि हम ये अगली ईद जो है वो इससे बहुत बेहतर माहौल में मना सकें बहैसियत कौम इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद होगा। जिस तरह मैंने कहा कि अभी हमने कोरोना की मौजूदगी और लॉकडाउन की अदम मौजूदगी में ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे गुजारनी है, डॉक्टर्स मौजूद होंगे, आप कॉल कीजिए और सवालात पूछिए ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस एट इंडस हॉस्पिटल। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों को बहुत सलाम, दोनों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और ये दुआ भी अल्लाह करे कि अगली ईद हम इसे बेहतर माहौल में मनाएं इंशाल्लाह। आप लोग कॉल्स भी कर रहे हैं, मसरूर साहब मेरे साथ हैं भी कराची से। लेकिन जावेद साहब, ये लोगों के कोरोना के हवाले से सवालात होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे बता सकें सर कि आपकी एक टीम यहाँ कराची में भी जो तैयारा हादसा हुआ वहाँ पर आई भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेडिकली स्पीकिंग ये कितना टाइम अभी लगेगा ये सारे DNA टेस्ट वगैरह हो जाने में, ताकि तदफीन का अमल तो मुकम्मल हो सके? लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। बहुत शुक्रिया वसीम, सबसे पहले तो आपको और तमाम ARY की फ़ैमिली को और तमाम आपके देखने सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे आपने कहा, अल्लाह करे कि ईद इस चीज़ का अल्लाह करे दवाएं कबूल हों और कोरोना के जाने का और इन प्लेन के हादसे में जो इंतकाल कर गए हैं हमारे भाई बहनें शहीद हुए हैं, उनके तमाम लवाकीन को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। देखें, जो जहाँ तक DNA का मामला है वो तो एटलीस्ट 10 days to 2 weeks लगते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि क्योंकि मैं 3 हादसे एयर ब्लू समेत और जो वेलियाँ वाला आप मौजूद थे, याद है पिम्स में आपको, क्योंकि जुनैद जमशेद साहब की बॉडी के साथ हम स्ट्रगल कर रहे थे कि उनका जनाजा अनाउंस हो गया था और हमें बड़ी वो सारा मंजर मुझे याद है, इसलिए कि मैं अगले दिन साथ हमने फ्लाई किया था जुनैद भाई के भाई के साथ, और हम कराची से इस्लामाबाद गए थे, फिर हॉस्पिटल गए थे, DNA बॉडी सब बड़ा तकलीफ में मरा लेते हुए। उस वक्त मैं क्योंकि पिम्स में था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाइस चांसलर था, तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की जिसको हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और जब मैं इधर 2 साल पहले आया तो इधर भी मैंने वो शुरू करा दी। उसमें हमने बहुत कोशिश की कि एक नेशनल रजिस्ट्री डेंटल ट्रीटमेंट की डेवलप हो सके, जिसमें हम नाकाम रहे अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हुकूमतों ने हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी उस चीज़ का बहुत एक अमल दखल है। देखें, इस वक्त ये फैमिलीज़ बहुत कर्ब से गुजर रही हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा उन पे हादसा हुआ है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा उन पे हुआ है, लेकिन उनको रिलीफ इसलिए भी नहीं मिल रही किसी हद तक कि वो अपनी बॉडीज़ देखने के लिए, उनको दफन करने के लिए, उनका जनाजा कराने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। और ये एक बहुत आजमाइश का वक्त होता है, बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेस का वक्त होता है। इसको कम करने के लिए साइंस को बीच में आना चाहिए। और जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास स्पेशलिटी है वो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी की है, और हमारे फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट वहाँ 3 दिन से मौजूद हैं। और आज उन्होंने मुझे एक अच्छी खबर दी कि उन्होंने 5 बॉडीज़ आइडेंटिफाई करके इस वक्त वो प्रोसेस में हैं, इनको हवाले करने। मैं समझता हूँ कि DNA के आने से बहुत पहले इंशाल्लाह इन तमाम बॉडीज़ को हम 3 या 4 दिन में रिस्पेक्टेड जो भी हैं, लेकिन उसके लिए हम इनसे अपील करते हैं कि कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट, जैसे जुनैद जमशेद साहब का मुझे याद है, उनकी डेंटल ट्रीटमेंट हुई थी अमेरिका में, और उनके भाई के ज़रिए हमें पता चला, तो हमने अमेरिकन डॉक्टर उनके डेंटिस्ट को कांटेक्ट किया, तो हमें पता चला उनके इम्प्लांट हुए हैं या उनके डेंटल प्रोसीजर हुए थे, और उससे हमने मैच कर लिया। तो इस तरह ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कि किसी का कोई भी डेंटल प्रोसीजर हुआ हो पिछली ज़िंदगी में, कभी भी कोई दांत निकला हो, दांत टूटा हो, इम्प्लांट हुआ हो, इवन फिलिंग हुई हो, तो उससे हम बहुत जल्दी ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बॉडी किसकी है। आप अभी तो उसके लिए इनका ताउन सबका दरकार है। में से भी कोई ये सुन रहा हो, फिर हम इसको अपनी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर देंगे। तो अगर ये DNA का मामला तो अपनी जगह थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन किसी का भी जो लव्ड वन है जो हादसे में गया है, उसका अगर डेंटल ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि फिलिंग भी अगर हुई है और उसकी कोई रिपोर्ट या कुछ है, तो वो आपसे कांटेक्ट करें, तो उसके जरिए बॉडीज की शनाख्त करने में आसानी होगी। आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और अल्लाह करे ऐसा ही हो ताकि हम उनके जख्मों पे किसी हद तक मरहम रख सकें। में से और वो राब्ता करना चाहे, क्या करे? वो हम मुझसे कर ले, ARY से कर ले, ARY मुझसे कर ले। मेरी टीम वहाँ मौजूद है, 4 लोगों की इस वक्त टीम
वहाँ आवारी में ठहरी हुई है और वहाँ पे जो मुर्दा खाना है उसका ईदी का, वहाँ पे इस वक्त हैं फैसल ईदी साहब से कांटेक्ट कर लें। अभी इस वक्त भी वो कर रहे हैं और अभी उन्होंने मुझे यही खबर दी कि 5 बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के ज़रिए, इस साइंस के ज़रिए हो चुका है। तो ये ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फ़ाल तरीका है, क्योंकि डीएनए में मसला ये वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अक्सर डीएनए डैमेज हो चुका होता है और हमें डिसेक्ट करके नीचे से बहुत डीएनए लाना पड़ता है और इतनी इफादियत उसकी नहीं रहती। और जुनैद भाई का मुझे याद है कि तो ये ज़्यादा हमारे ख्याल में उसी से हुआ था। बड़ा पेनफुल है कि यानी इस तरह की बात करना। और इसके अलावा भी देखें, अगर किसी की रॉड पड़ी हुई है किसी हड्डी में या किसी का कोई फ्रैक्चर हो चुका है, तो हमारी एनाटमिस्ट भी वहाँ पे डॉक्टर अरूज भी मौजूद हैं, वो यही काम कर रही हैं कि किसी का कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर भी हुआ है, बोन का प्रोसीजर हुआ है, उससे भी हम बहुत हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मसरूर साहब है कराची से, सवाल करेंगे, नसीम साहब जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। काशी भाई ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। काशी भाई मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, डॉक्टर साहिबान से, जी जी, कि जैसे बताते हैं कि ये केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा और हमारे हॉस्पिटल्स में और सेहत के निज़ाम में जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और बढ़ जाएगा तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसी तरह ये डॉक्टर साहब की राय है। इसी तरह एक वजीर आजम जो पाकिस्तान का है, ये भी पाकिस्तान के ही डॉक्टर हैं, तो वजीर आजम के लिए भी तो वो मुल्क के लिए सोचता है कि मुल्क किस तरह खड़ा है और उसको किस तरह चलाना है। हाँ। तो उसकी भी एक राय है। और दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल साथ ये ले लें कि डॉक्टर साहब ने जो कॉन्फ्रेंसेस की थी कि ये खोल लें और ना किया जाए, प्रेशर बढ़ेगा बहुत ज्यादा, तो WHO ने कहा था कि लॉकडाउन करें, लेकिन साथ में कहा था टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। तो शुरू में तो हमारी 100 टेस्टिंग भी नहीं हो रही थी। अगर उस वक्त ये डॉक्टर साहिबान सारी हुकूमत को बता देते कि अभी आप लॉकडाउन ना करें, हमारी टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ जाए, फिर लॉकडाउन करें, ताकि टेस्टिंग भी हो जाती है और लॉकडाउन भी परफेक्ट टाइम पे हो जाता, तो शायद वो जो पीरियड अभी महीने भर पिछला निकला है तो हम उसको बेहतर तरीके से टेस्टिंग भी कर लेते और लॉकडाउन भी कर लेते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल है, बाकी डॉक्टर साहब करेक्ट करेंगे, कि ये इतना ओवर सिंप्लीफाइड नहीं है मामला जिस तरह आप बता रहे हैं। बिफोर डॉक्टर नसीम साहब का रिस्पॉन्स, मैं एक बात पूरे पाकिस्तान के अवाम से, ये मेरे देखिए हाथ जोड़े हैं, ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है इसको एक रियलिटी तो समझ लें। मैं ये जो कॉलर आए मैं इनको नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। आई एम सो सरप्राइज जब मुझे अभी भी लोग मिलकर ये कहते हैं कि कान में बुला के पास बुला के, वसीम भाई ये है भी या सारा ड्रामा ही है? ये ड्रामा नहीं है, देखिए लोग मर रहे हैं, दुनिया बंद हो गई है। आपको अगर लगता है कि अमेरिकी साजिश है ना, तो आप समझ लें कि अमेरिकी साजिश है। चूंकि मैं कैसे साबित करूं कि अमेरिकी साजिश नहीं है, लेकिन अमेरिकी साजिश भी है, यहूदियों की साजिश भी है, तो भी लोग तो मर रहे हैं ना। तो आप तो हाथ मिलाना छोड़ देना। अमेरिकी साजिश भी है तो हाथ मिलाने से लोग मर रहे हैं ना, तो आप हाथ मिलाना छोड़ दें। मैं हैरान हूं, मैं अभी एक आध दिन में जरा घर से बाहर निकला हूं, तो मुझे अफसोस है कि लोग बड़ा नॉर्मली मुझसे, यानी लोग हाथ मिला रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई क्या हाल है भाई। पूरी दुनिया में लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि यार हाथ मत मिलाओ, तो सब पागल तो नहीं हो गए जो कह रहे हैं? सबका दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि लोग कह रहे हैं हाथ नहीं मिलाओ, सब पागल हो गए क्या? प्लीज ये एहतियात तो कर लें। आपको लगता है यहूदियों की साजिश है, आप समझ लें, लेकिन फिर भी हाथ तो ना मिलाएं। तो ये मेरे हाथ जुड़े, खुदा का वास्ता है इस पे हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, ये तो कर लें, प्लीज ये कर लें। ये हाथ जोड़ के मैं फिर से कह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहबा आप बताइएगा जो सवाल किया इन्होंने। ये जो जहाज का हादसा हुआ का तो बेहद दुख और अफसोस हुआ है। इस साथ के साथ हम इतने परेशान हैं, क्योंकि यही जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये जब लॉकडाउन को खोल दिया गया तो उसके बाद लोग बिल्कुल एक खुली छुट्टी लेकर और घूम रहे फिर रहे, बगैर मास्क के, गले लग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हमारी एक प्रेडिक्शन थी, सारे मेडिकल सोसाइटीज ने आपकी तरह कहा, इतने हाथ जोड़ जोड़ के कि खुदारा ये अगर लॉकडाउन खुल भी रहा है तो अपने एहतियात करें, फासला रखिए, मास्क पहने, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलाएं। लेकिन लोगों ने तवज्जो की नहीं और इस बात को एक साजिश समझ रखी, जैसे आप बता रहे हैं। दरअसल ये साजिश नहीं है, लेकिन हकीकत है। और अगर जिन लोगों को यकीन नहीं आता तो वो देखें कि अस्पताल की तरफ क्या कौन कौन दौड़ के भाग रहा है। तमाम हमारे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम्स इस वक्त भरे हुए हैं उन लोगों से जिनको या तो कोविड के अलामात हो रहे हैं या उनको शक हो रहा है। वहाँ पर डॉक्टर्स बिल्कुल ओवर टाइम मुश्किल से काम कर रहे हैं। अलावा इसके कल परसों से खबरें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में और ख़ासतौर पे कराची का मुझे पता है, हर हॉस्पिटल ने अपने गेट के बाहर या अंदर
बोर्ड लगा दिया है कि वी हैव नो मोर स्पेस इन द कोविड यूनिट। लिहाजा अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, सीवियर है, इमरजेंसी है, तो यहाँ पर ना आए। तो अगर कुछ हो गया, किसी को सीवियर डिजीज हो गई, तो जाएं तो कहाँ जाएंगे? अब तो कोई चारा रहा ही नहीं, क्योंकि देखें हर कोविड यूनिट में इतने बड़े यूनिट्स भी नहीं है ना। हमारे अस्पताल में इंडस में कुछ 22 बेड्स हैं और 8 या 9 वेंटिलेटर्स हैं, और जो बंदा वेंटिलेटर पे जाता है वो कम से कम 1 हफ्ते से 14 दिन, बाज़ दफा 1 महीना भी रह जाता है। तो वो तो वेंटिलेटर और कमरा खाली होता नहीं है ताकि दूसरा बंदा आ सके उसमें। तो ये शदीद मुश्किल हो रही है। अच्छा, आप जो ये साजिश की बात कर रहे हैं, एक और बड़े दुख के साथ मैं कहूँगी कि जो हमारे डॉक्टर्स इतना दिल लगा के बेलौस खिदमत कर रहे हैं लोगों की, उनके ऊपर तनकीद हो रही है कि ये इन्होंने ये बात निकाली है कि जो कोविड नेगेटिव है उनको भी अस्पताल में डालते हैं और जो पॉजिटिव उनको नहीं लेते। ऐसी कोई बात नहीं है। वो टेस्ट पर भी ये शक करते हैं कि एक जगह टेस्ट पॉजिटिव आया, एक जगह नहीं आया। सब अपनी ये प्लीज डॉक्टरी छोड़ दें, हम पर छोड़ें, क्योंकि कोई टेस्ट, चाहे पीसीआर हो या सीरोलॉजी का टेस्ट हो, कोई टेस्ट 100% आपको बात नहीं बताता। सही है, सही। हाँ, ओके, उसमें भी बड़े ये जो कोविड का पीसीआर टेस्ट है, ठीक है, ये बहुत ही अहम टेस्ट है और करना चाहिए, लेकिन उसमें दो बातें होती है। एक होती है सेंसिटिविटी, एक होती है स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब ये कि जब पॉजिटिव अगर आ जाता है तो इट इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब ये है कि या तो पीसीआर, या तो वो वायरस उसके अंदर था ही नहीं, सही है, या तो वो फॉल्स पॉजिटिव था। ओके, और फॉल्स पॉजिटिव ये नहीं कि मशीन ने खराब किया या टेक्नीशियन ने गलत किया, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। ठीक है, कि अगर जिस वक्त नहीं, ये समझना होगा लोगों को, वरना वो बहुत ही गलत फहमियां हो रही हैं और इमरजेंसी रूम में आकर हंगामा भी हो रहा है, वायलेंस भी हो रही है। समझने की बात यह है कि अगर वो नेगेटिव टेस्ट है, फॉल्स नेगेटिव जिसे मैं कहती हूँ, तो वो या तो नाक के अंदर वो टेस्ट ठीक से लिया नहीं गया होगा, या तो वायरस की मिकदार इतनी कम थी कि वो टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, या तो वो वायरस बिल्कुल नीचे चला गया और आप उसको आइसोलेट कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारी बातें, या तो टेस्ट बहुत जल्दी लिया गया जिसमें वायरस मौजूद नहीं था, या तो बहुत देर में। इतने बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, इसको इतना सिंपल ना बनाएं। ठीक है, पॉइंट टेकन, समझ गया। एक मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेता हूं। आप एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदेद। फाइनल वर्ड पहले आप बता दिए जावेद इकराम साहब, क्या कहिएगा लोगों से, और फिर डॉक्टर नसीम साहब आप एक मिनट हमारे पास। जी जावेद साहब। लेकिन वसीम, आपका ये प्रोग्राम 1 घंटे का होता है, तो मैं ये कहूँगा कि 3 कीमती जानों का ज़िया हो चुका होगा 1 घंटे में, सिर्फ पाकिस्तान में। ये स्पीड इस वक्त हमारी मोर्टेलिटी की है, और ये वायरस कोई डिस्टिंग्विश नहीं करती कि ये ठेले वाला है, छाबड़ी वाला है, या कोई सेठ है, या कोई हेड ऑफ द स्टेट्स है, या कोई भी है। देखिए, हम सब वल्नरेबल हैं और बेइंतहा वल्नरेबल हैं, और हमने इंतहाई नामुनासिब रवैया रखा है एज ए नेशन, ईद से पहले, ईद के वक्त और अभी भी। और मैं समझता हूँ कि इसको खुदारा इसका नहीं इंतज़ार करें कि गवर्नमेंट क्या करने वाली और क्या नहीं करने वाली। गवर्नमेंट ने एक पॉपुलर डिसीजन लिया और मुझे लगता है कि अब एक अनपॉपुलर डिसीजन भी उसको लेना पड़ेगा। मुझे और आपको और आपके देखने सुनने वालों को अपनी हिफाजत खुद करनी है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं करनी। उन्होंने अपनी फैमिली की, अपने चाहने वालों की, अपने कोलीग्स की खुद हिफाजत करनी है। हमें अब खुदारा ईद हो गई, जो कुछ भी होना था, सेलिब्रेशन जिस तरह की भी हुई हो गई, लेकिन अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। अगर अभी भी हम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वी विल बी कैटेगराइज्ड एज फेल्ड नेशन। और इसमें बहुत बड़ा खतरा है कि जो कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखे थे और जो किया, वो सब हम नलीफाई करने जा रहे हैं। तो खुदारा हमें एक खुद अपने लिए और लोगों के लिए ये करना चाहिए हमें। देखिए, जो नौजवान यहाँ के हैं वो समझते कि ये मजाक है, हमें खामखा अंदर बंद किया हुआ है और उनको बीमारी नहीं लगेगी, या बच्चे को नहीं लगेगी, या नौजवान को। ऐसी बात नहीं है, उनको भी लग रही है। हमारे हॉस्पिटल में 35-40 साल लोग भी दम तोड़ लिए कोविड की वजह से। और जो माना कि नौजवान में इतना ज़्यादा ये असर नहीं होता है जितना
ज़ईफ और उम्र रसीदा लोगों में होता है। लेकिन ये जो नौजवान हैं जिनमें ये वायरस आ चुका है, ये औरों तक फैलाते हैं और खुद की परवाह नहीं, लेकिन औरों की तो आपको परवाह करनी पड़ेगी। इतना तो डिसिप्लिन होना चाहिए कि उनसे और लोगों से फासला रखें, वरना यही लोग हैं जो स्प्रेड करते हैं, जो फैलाते हैं, और इनको हम कहते हैं सुपर स्प्रेडर्स। इनकी वजह से पूरे मुल्क में ये बीमारी फैलती चली जाएगी। तो बस वही बात है, हम सबको अपील करते हैं कि अपनी एहतियात भी करें, औरों के लिए भी सोचें, औरों के लिए एहतियात और एहतियात ये वाहिद हल है। कोरोना के फैलाव का इम्कान बढ़ गया है पाकिस्तान में, खुदारा अपनी एहतियात को भी अकॉर्डिंगली बढ़ा दें और